98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5124 कलयुग विक्रम संवत 2080 माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 24 दिसंबर 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। यूपी पुलिस में 62,000 सिपाही भर्ती की अधिसूचना कभी भी हो सकती है जारी, आवेदन 15 दिनों में। फास्टैग को रिप्लेस करेगा जीपीएस, बेस्ट टोल कलेक्शन सिस्टम, जाने कैसे काम करेगी नई टेक्नोलॉजी। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की तैयारी, मुख्य सचिव व डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। करण जौहर ने अपने पिता को याद कर साझा किए कुछ भावुक पल, कहा जैसा पिता के साथ रिश्ता था वैसे बेटे के अंदर से टूट चुका था। संजू सैमसन ने पहला वनडे शतक जमाने के बाद बयां किया अपना दर्द। अब सुनिए समाचार विस्तार से। अधिसूचना कभी भी हो सकती है जारी, बढ़ेगी महिलाओं की संख्या। 2 माह के भीतर 80,000 पद के लिए अपडेट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जारी करेगा 60,000 सिपाहियों की भर्ती। आज जारी हो सकती है अधिसूचना। uppbpb.gov.in पर रखें नज़र। आवेदन 15 दिनों में। UPPRBP के डीजी ने दी ये जानकारी। कुछ दिनों में आपको टोल प्लाजा पर फास्टैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्द भारत में नई टोल कलेक्शन टेक्नोलॉजी लागू होने जा रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जीपीएस बेस्ट टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू करना है, जो वाहनों से टोल कलेक्शन टैक्स लेने के पुराने सिस्टम की जगह लेगा। इस समय देश भर में फिजिकल टोल प्लाजा RIED बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फास्टैग कहा जाता है। इसके माध्यम से ही टोल टैक्स काटा जाता है। राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव के पूर्व आयोग ने 3 वर्ष से एक ही स्थान पर या गृह जिले में जमे हुए अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए 31 जनवरी 2024 तक उसकी रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। वह जैसे अपनी ज़िंदगी में होते हैं, जैसे वह अपने रिश्तों को निभाते हैं, कई बार बच्चे भी उनकी तरह बनना चाहते हैं। निर्माता निर्देशक करण जौहर भी इससे अलग नहीं हैं। वह अपने माता पिता से बेहद प्रभावित हैं। एक ओर जहां उनकी मम्मी हीरू जौहर करण के बच्चों के लिए माँ और दादी दोनों का रोल निभा रही हैं। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाल में खेले गए तीसरे वनडे मैच में अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जमाया। उन्होंने तीसरे वनडे में 110 गेंदों का सामना करते हुए संजू ने शतक जड़ा। वनडे में अपना पहला शतक जड़ने के बाद संजू सैमसन काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने इस दौरान क्या कहा, आइए जानते हैं इस आर्टिकल के जरिए। दरअसल संजू सैमसन ने इंटरनेशनल करियर में डेब्यू के 8 साल 4 महीने बाद शतक जड़ा।
उन्होंने इस शतक के बाद कहा कि पिछले 3-4 महीने से मेरे लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण थे, इसलिए जब इन सब से गुजरते हुए और यहाँ आकर मुझे लगता है कि जैसे मैंने आज जो किया उसे करके मैं वास्तव में बहुत खुश और आभारी महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही संजू ने दमदार वापसी को लेकर कहा कि ये आदत उन्हें उनके पिता से विरासत में मिली है, जो एक खिलाड़ी भी थे। संजू ने कहा, मुझे अपनी जीन्स में ये आशीर्वाद मिला है। मेरे पिता भी एक खिलाड़ी हैं, इसलिए चाहे मैं कितना भी असफल रहूं, लेकिन मुझे वापसी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 58,100 रुपये प्रति 10 ग्राम। US डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपये 23 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपये 59 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो कार्यक्रम FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ गेस्ट से। एक है श्री नागेश्वर नाथ उपाध्याय, IAS रिटायर्ड। दूसरे हैं HSC अचीवर से आपको मिलवाएंगे। उनका नाम है रिया शर्मा, आदित्य शंकर, नील श्रीवास्तव, एलिना बीर। और इसके पहले जो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, आप सुनिए ऋचा जी से आज का विचार। नमस्कार श्रोताओं, सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस का त्यौहार, जिसे भारत में बड़ा दिन कहते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का विचार भी जो है वो क्रिसमस से ही जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि क्रिसमस के लिए जो है प्रभु ईसा मसीह ने 10 उनके जो है वो अनमोल वचन जो हैं, जिसको सब लोग ईसाई लोग फॉलो करते हैं, तो वो भी किसी अनमोल रत्न से कम नहीं है। तो ईसा मसीह की कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक विचारों के बारे में आपको बताते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शी। सॉरी, सुनील जी ने भजन पहले बजा दिया था। तो वो विचार है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरा विचार ये है कि मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूँ। प्रभु अपने ईश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। प्रभु का दिन पवित्र रखना। चौथा इन्होंने कहा था, माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता को प्रेम करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। पांचवा इन्होंने कहा था, मनुष्य की हत्या ना करना। छठवां, व्यभिचार ना करना, एक पवित्र जीवन बिताना। सातवां, चोरी न करना। आठवां, झूठी गवाही देना, झूठ नहीं बोलना। नौवां, पर स्त्री की कामना ना करना। और 10वां, पराये धन, दूसरों के पास जो कुछ भी है उसकी लालसा ना करना, उस पर लालच ना करना। और आइए अब सुनते हैं क्रिसमस का एक भजन। सब
श्रोताओं, उम्मीद है कि आपको ये क्रिसमस का भजन पसंद आया होगा। जैसा कि सुनील जी ने बताया कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति पधारे हैं जिनका जितना भी गुण कहा जाए वो कम है। कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि आप उनसे बहुत कुछ सुनना चाहते हो, बहुत कुछ जानना चाहते हो, और उनकी उपलब्धि इतनी होती है कि आपको आश्चर्य होता है कि एक व्यक्तित्व में इतना कुछ कैसे समा सकता है। तो ऐसे ही प्रतिभाशाली और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री नागेश्वर नाथ उपाध्याय जी। वैसे तो हम इन्हें अंकल कहते हैं क्योंकि हमारे मित्र के ये पिताजी हैं और भारत से यहाँ पधारे हैं, लेकिन मिलके इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा आप लोगों को भी मिलवाना चाहिए इनसे। तो ये बता दें कि आज तो अंकल नहीं कहूँगी रेडियो की मर्यादा ध्यान में रखते हुए, लेकिन आपको बता दूं कि श्री नागेश्वर नाथ उपाध्याय जी जो हैं वो IAS रह चुके हैं, भारत में रिटायर्ड हैं, बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी है। इन्होंने जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय से बॉटनी में MSc किया है। आपको बता दूं मैंने भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से MSc केमिस्ट्री किया है। उसके बाद इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो है वो अध्यापन किया है 4 सालों तक बॉटनी डिपार्टमेंट में। उसके बाद 1975 में इन्होंने IAS ज्वाइन किया। फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे अल्मोड़ा में, फतेहपुर और मिर्ज़ापुर। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर रहे सहारनपुर, आगरा में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फॉरेस्ट टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ UP। उसके बाद रिटायर्ड एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ UP। तो इतनी इनकी ये तो उनकी एकेडमिक बातें हमने बताई आपको कि इतना कुछ अचीव किया है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री नागेश्वर उपाध्याय जी का। नमस्कार। आपको मैं क्या बोलूं अंकल आपकी जो इच्छा हो। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको उपाध्याय जी से ही संबोधित करूंगी। उत्तम रहेगा जी। आपको बहुत बहुत नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया में आपका स्वागत है और दर्पण स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋचा जी, आदरणीय श्रीमान सुनील जी। आपने मेरे संबंध में इतनी अधिक प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया, सचमुच मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कृतज्ञ हूँ। आपने दर्पण स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया, मैं हर्ष से उत्प्लावित हूँ। हमारी जब भेंट आपकी कुछ दिनों पहले जब मैं भारत से यहाँ आया था जी, अपने सुपुत्र के घर पर हुई थी, उस समय ही आपने संकेत किया था। मेरे मन में बड़ी प्रफुल्लता थी कि मैं अवश्य में आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा और जितनी भी मेरी जानकारी है मैं अपनी जानकारी अब सब लोगों के माध्यम से शेयर करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है। इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं बता दूं श्रोताओं कि आप आज आपको बहुत भारी भरकम वो हिंदी के शब्द सुनाई देंगे जो कि आपको इंट्रोडक्शन में ही नज़र आया। तो आप अपना परिचय अगर आपको कोई देने को कहे तो आप क्या कहेंगे? ये तो जो मुझे दिखाई दिया कि आपकी अचीवमेंट है, पर्सनल अचीवमेंट, लेकिन अगर आपका परिचय आपसे खुद मांगूं तो आप क्या कहेंगे अपने बारे में? आपने तो मेरे संबंध में लगभग मूल बातों पर प्रकाश डाल ही दिया है। अब इसके अतिरिक्त मेरा परिचय ये है कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के गांव का मूल निवासी हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा, आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। इसके पश्चात हम गोरखपुर में आए और गोरखपुर से मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से MSc पूरा किया और MSc पूरा करने के पश्चात तत्काल इवन विदाउट डूइंग PhD मुझे प्रवक्ता बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कदाचित उसका कारण ये था कि मेरी मेरिट इतनी अधिक थी और गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, और उतने अंक तब तक जब से वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना विश्वविद्यालय में हुई थी तब से किसी की नहीं थी। तो मुझे सीधे प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया। 4 वर्षों तक मैंने वहाँ अध्यापन कार्य किया और बाद में कुछ मित्रों के
कहने पर, उकसाने पर, बताने पर, समझाने पर मुझे ये लगा कि मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा की ओर अपना रुख करना चाहिए। जी। तो सीधे मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के कंपटीशन में मैं वहीं से बैठा। इसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, न तो मैं दिल्ली गया, न तो मैं इलाहाबाद गया, कोई विशेष कोचिंग की कोई उसमें इतनी व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी। जी। मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की, उसमें अनेक पदों पर मैंने कार्य किया। मूल पदों के संबंध में आपने बता ही दिया है। और उसके अतिरिक्त पारिवारिक परिचय हमारा ये है कि मेरे 3 संतानें हैं। अच्छा। ज्येष्ठ सुपुत्र सत्यप्रकाश उपाध्याय वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। जी, जिनके पास आप आए हैं सिडनी। इनके साथ हम यहाँ आए भी हैं, यहीं आते रहते हैं। इसके बाद मेरी एक सुपुत्री है, उसके भी पतिदेव भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं और इस समय सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के पद पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। तो मतलब आईएएस जो है आपके खून में ही है क्या? हालांकि वो तो आपके दामाद हो गए लेकिन। और मेरा जो तीसरा सुपुत्र है, सबसे छोटी संतान, वो डॉक्टर हैं, ही इज अ रेडियोलॉजिस्ट। अच्छा। और लखनऊ में ही रहते हैं। तो मैं लखनऊ में या तो ये कहें कि हम उनके साथ रहते हैं, या तो ये कह सकती हैं कि वो हमारे साथ रहते हैं। तो प्रभु, और गांव से भी मेरा पूरा संबंध बना हुआ, पूरा संबंध, क्योंकि मेरे माता पिता को प्रभु ने दीर्घायु दी थी और उनके रहने के लिए मैंने वहाँ अपना बढ़िया मकान बना रखा था जी। और मकान है भी, खेती बाड़ी भी अभी है। तो मेरा गांव से आना जाना अभी लगा हुआ। मुझे गांव से और गांव के लोगों से बड़ा प्रेम है। हम 2 भाई हैं, मेरे छोटे भाई भी वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और हेड के पद से अवकाश प्राप्त किए। तो उनका छोटा लड़का गांव में रहता है, घर में रहता है। तो गांव जाने पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई एक बाहरी जगह पर, पराई जगह पर आया हूँ कि जाऊँ तो पहले जाले साफ करूँ, ताला खोलूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। तो मेरा 3 घर है। जबकि देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग, अब आप इंडिया जाओ तो गांव में इतना वीराना नज़र आता है, कोई दिखता भी नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अभी भी गांव से जुड़े हुए हैं और रख रखाव कर रहे हैं पहले की तरह। तो ये बताइए कि सिडनी आना कैसे हुआ आपका, कब आना हुआ? सिडनी ये हम 6वीं बार आ रहे हैं। अच्छा। हमारे सुपुत्र के आए हुए यहाँ आपको जानकारी होगी ही, लगभग 21-22 वर्ष हो गए। जी जी, सत्या जी, मैं बता दूं श्रोताओं की पहले दर्पण रेडियो पे आ चुके हैं कई बार और आप उनसे मिल चुके हैं। तो सत्या जी के ही पिता हैं जी। तो ये 6वीं बार हम आए हैं जी। हमारी पत्नी भी 6 बार आ चुकी हैं। ये बात जरूर है कि अब की आने में बड़ा विलम्ब हो गया, 10 वर्ष का गैप हो गया। उसका कारण कुछ कोविड भी था और कोविड के पहले हमारे जो ज्येष्ठ सुपुत्र हैं, सत्य प्रकाश के बड़े सुपुत्र जी, उनके यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम वहीं पर था और उसके पश्चात छोटे सुपुत्र का कार्यक्रम लखनऊ में ही संपादित हुआ। हम संस्कारों में बड़ा विश्वास करते हैं। बिल्कुल। और जब आपने संस्कारों की बात कही है तो मैं ये पूछूंगी कि धर्म में, भक्ति में और संस्कार में आपकी इतनी रुचि क्यों? इसके कुछ कारण हैं जी। पहला ये है कि हमारे जो पितामह थे स्वर्गीय पंडित तारापति उपाध्याय जी, उनके व्यक्तित्व का मेरे ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। अच्छा। बचपन में हम प्रायः उन्हीं के साथ रहा करते थे जी। और जैसी ग्रामीण व्यवस्था थी, बड़ा भारी परिवार था हमारा। आप विश्वास करें ऋचा जी, सहसा विश्वास नहीं होता, 40 परिवार का सदस्यों का मेरा परिवार था और 40 लोगों का भोजन एक जगह बनता था और सब लोग एक घर में रहते थे। बड़ा घर था, 2-3 घर मिलाकर थे और सब लोग एक जगह भोजन करते थे। बहुत आज के युग में बहुत अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय, पूरी तरह से अविश्वसनीय जी। तो मेरे पितामह का मेरे व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था। हालांकि वह प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। तो बचपन से ही उन्होंने मेरे में धार्मिक संस्कारों को पिरो दिया, भर दिया।
चलते उठते बैठते धार्मिक किस्से कहानी आदि आदि बातों को वो बताया करते थे। तो मेरे मन में, और उसके पश्चात मेरे पिताश्री भी एक धार्मिक व्यक्ति थे और उनके जीवन का मेरे पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो इन सब बातों से मेरा जुड़ाव लगा रहा और ये बातें कभी छूटी नहीं मुझसे। अब देखिए, अगर धर्म की हम बातें करते हैं तो लोग इसको अलग अलग तरह से लेते हैं और अपनी अपनी तरह से समझते हैं। तो हमेशा मेरे दिमाग में एक सवाल रहा है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं या अलग अलग हैं? सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, यह प्रश्न बड़ा उत्तम प्रश्न है जी। उत्तमोत्तम प्रश्न है जी। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, अच्छा, सत्य जी, अपरिवर्तनशील, जो चला आ रहा हो, जी, जिसकी निरंतरता अभी बनी हुई है, जी, यह सनातन धर्म है। जी, सनातन धर्म और हिंदू धर्म वस्तुतः एक दूसरे के पर्याय हैं। जी। हम तो ये कहेंगे कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म और वैदिक धर्म, यह तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अच्छा, इधर सनातन नाम प्रयोग में नहीं था, जी, हिंदू नाम ज़्यादा प्रयोग में आने लगा था। जी। तो कुछ सनातन शब्द से सामान्य हिंदू वर्ग जैसे अछूता रह गया था। जी, दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक कारणों से सनातन शब्द भारत में पुनः विवादास्पद हो गया, परंतु इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। अच्छा। सनातन वही कहता है जो सत्य है। जी, सनातन में जब तब पूजा पाठ आदि की प्रधानता है, जैसे हिंदू धर्म की है, जी, और ओम इसका मूल मंत्र है, परंतु दोनों में कोई अंतर नहीं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। जी। तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही। और हिंदू धर्म की बेसिक मान्यता, जैसा आपने बताया कि भाई पूजा पाठ है और लोग जो है विश्वास रखना देवी देवताओं में। तो बेसिक मान्यता क्या है, अगर इस पर आप प्रकाश डालें कि कौन सी बातें इसे ख़ास बनाती हैं? और हिंदू धर्म का बहुत सारे लोग पालन करते हैं भारत में, तो लेकिन समझ नहीं पाते। सबको लगता है पूजा पाठ कर लिया और सत्संग कर लिया, प्रवचन सुन लिया तो वही हिंदू धर्म है। लेकिन वास्तविक में, जैसे आज हमने सुना क्रिसमस के बारे में कि क्या क्या विचार हैं, किन की चीज़ों को का पालन करना चाहिए अगर हम ईसाई हैं, तो वैसे ही हिंदू धर्म की बेसिक मान्यता क्या है जिसे हमें अवश्य पालन करना चाहिए जिनका? हिंदू धर्म की मान्यता, या यूँ समझें कि हिंदू धर्म का आधार स्तंभ क्या है? जी। हिंदू धर्म बड़ा व्यापक धर्म है जी। यह एक जीवन पद्धति है जी। और इसकी मूल बातें तो एक नहीं अनेक हैं। जी, लेकिन कुछ बातों का जानना परम आवश्यक है। जी। पहली बात यह है कि हिंदू धर्म यह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। जी। ईश्वर पूरा ब्रह्मांड में हिंदू धर्म ईश्वर का दर्शन करता है। जी। यह सत्ता ऐसी है, चराचर में है, कण कण में भगवान विद्यमान हैं। ईश्वर अनादि हैं, अनंत हैं, सर्व विराजमान हैं, जी। सर्वत्र विराजमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। इसके साथ साथ हिंदू धर्म में एक जो मूल ईश्वर की भावना है उसको और देवी देवताओं के रूप में भी हम देखते हैं। जी। अब देखें अब कि श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है। जी। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया था, जी। सारे देवता गुरु बृहस्पति ब्रह्मा की अगुवाई में भगवान से प्रार्थना करने जा रहे थे। जी। भगवान शंकर भी वहाँ ब्राह्मण रूप में थे। अच्छा। तो ये प्रश्न हुआ कि हम भगवान
कि अभ्यर्थना करें, प्रार्थना करें, परंतु भगवान को खोजें कहाँ, कहाँ है भगवान जी। और कैसे यहाँ हमारी प्रार्थना वो सुनेंगे। जी। और यहाँ पे सब लोग कहते हैं आपके इतने सारे गॉड हैं, इतने भगवान हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं? तो वही बात का मैं उत्तर दे रहा जी। था। तो भगवान शंकर ब्राह्मण रूप में उसमें उपस्थित थे जी। और भगवान शंकर ने ये कहा था, जी। श्री रामचरितमानस में इसका प्रमाण है, जी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही हम जाना। क्या प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। जी। यह समस्त चराचर संसार में प्रभु समान रूप से व्याप्त हैं। जहाँ देखिएगा भगवान आपको वहीं प्राप्त होंगे। क्या बात आप। तो हमारी पहली मान्यता ये है। हमारी कि दूसरी, आपस में परस्पर प्रेम रखें और जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान विराजमान अपने है। आप मिलेंगे। बहुत अच्छी बात भगवान कही आपको आपने। अपने आप ही मिलेंगे। जी। आस्था होनी चाहिए। जी। और दूसरा, आत्मा और परमात्मा का एक अटूट संबंध है। जी। हमारे हिंदू धर्म की ये बड़ी महत्वपूर्ण मान्यता है। जी। हम ये मानते हैं कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जी। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। जी। शरीर का खंडन होता है, विखंडन होता है। जी। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती नहीं है। होती है। हमारी मान्यता में एक और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, पुरुषार्थ चतुष्टय। जी। हमें ये बताया जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का। जी। तो जीवन के हमारे 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, जी। धर्म, काम और मोक्ष। जी। और अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? जी। मोक्ष। तो ये स्तंभ हैं हमारे ये हिंदू धर्म के। हमारे धर्म के ये मूल स्तंभ हैं। जी। और यही हमारा लक्ष्य है, मोक्ष हमारा लक्ष्य है। जी। और ये माध्यम है, यही एक क्रम है। जी। और जैसे आप जानती है कि पुनर्जन्म में भी हम विश्वास करते हैं। जी। हमारे जो धर्म है, वैदिक ग्रंथ हैं, जी। हमारे जो ये धर्म ग्रंथ हैं, जी। धर्म ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है। वो हमारे माध्यम हैं अपने प्रभु को जानने का, जी। अपने देवी देवताओं को जानने का, जी। और अपने हिंदू धर्म में विश्वास को और बलवान करने के हमारे धर्म ग्रंथ बहुत प्रबल माध्यम हैं। जी। और हमारे धर्म के लक्षण हैं, कुछ बड़े जी। महत्वपूर्ण लक्षण हैं। जी। आज आपने चूंकि ये प्रश्न किया, जी। और ये सबको जानना बहुत आवश्यक है। जी। लोग हमारे धर्म को बहुत ही सतही ढंग से देखते हैं। जी। और क्रिटिसाइज करते हैं और उसे कि हमारी बहुत सारा आलोचना ढोंग करते है। हैं। तो जब तक उसकी गहराई को नहीं जानेंगे, जी। तब तक धर्म पर उनकी आस्था बलवती नहीं होगी। जी। हमारे धर्म के बारे में 10 गुण बताए गए हैं। अच्छा। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। जी। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। जी। और आप यदि कृपा करके इन पर विचार करें, जी। तो देखिएगा कि संसार में शुभ गुणों के पुंज को यदि हम देखें, तो उस पुंज में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो इन 10 बिंदुओं से पृथक हो। और समाज के लिए भी ये गुण और समाज जो है के लिए ये बहुत जरूरी बड़ा है। संदेश देता है हिंदू जी। धर्म हमारा। जी। इन 10 बिंदुओं के बारे में यदि हम कहें, जी। धृति, धैर्य, क्षमा, क्षमाशीलता, दम, संयम, आस्थेय, जी। चोरी न करना, शौचम, शुद्धता, शुचिता, जी। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। जी। इंद्रियों पर नियंत्रण 2 प्रकार का होता है। जी। एक तो ये है कि हम जबरन उसको दबाए जा रहे हैं। जी। और एक हम अपने को इस प्रकार जीवन पद्धति को बना लें कि हमारी इंद्रियां हमसे पृथक मतलब वो हो ही लालसा, न पाएं। हाँ, लालसा ही ना वो हो। लालसा ही न हो। जी। वो हृदय में वो बात आए ही नहीं। जी। धी, व्यक्ति बुद्धिमान हो, सत्य हो और विद्या हो। वह विद्या जो मुझे शुभ भावों की ओर ले जाए, जी। जो मुझे मोक्ष की तरफ ले जाए, और हम अक्रोधी हों। तो ये 10 लक्षणों की बात जब हम करते हैं, तो आप ही बताइए कौन सा इसमें ऐसा बिंदु है जी। जो समाज का, आज के युवकों का, आज के मानव
का कल्याण करने की बात नहीं तो ये करेगा। बहुत सही बात आपने कही कि जो भी अपने आप को हिंदू कहता है या हिंदू समझता है, हिंदू धर्म का पालन करता है, उन्हें इन 10 नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। तभी वो इस योग्य बन सकता है कि अपने आप को हिंदू कहे। वो उसे जानना चाहिए जी, तो उसे ये चलिए जानना चाहिए। जब मतलब हिंदू धर्म को बहुत से लोग केवल तिलक, पूजा पाठ तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन उसके जो अंतर्निहित जीवन को चरितार्थ करने के, जीवन को स्वर्गमय बनाने के सिद्धांत हैं, उन बिंदुओं को नहीं जानते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आगे भी हम इस पे बात करेंगे। और जब भक्ति की बात हो ही रही है, आप भी शिव भक्त हैं और मैं भी शिव भक्त हूँ, तो एक क्यों ना शिव जी का भजन सुना जाए। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा,
छिड़ा, अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोले राम शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोले राम शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं श्री नागेश्वर उपाध्याय जी से। तो आपने देखा ही होगा कि हिंदू धर्म के बारे में कितने सुलझे विचार हैं और अथाह ज्ञान है उपाध्याय जी को। तो चलिए आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, चर्चा तो बहुत सारी करनी है और बहुत सारे टॉपिक है दिमाग में, लेकिन आपका ज्ञान क्या कहता है दशावतार के बारे में? थोड़ा बच्चे भी इस बात को जाने और आप बताइए कि दशावतार क्या है। दशावतार हिंदू धर्म में बड़े ही विस्तार से वर्णित है श्रीमद् भागवतम में। अच्छा। विष्णु के समय समय पर जो अवतार हुए जी, उनकी संख्या 10 के रूप में देखी जाती है जी, परंतु अब तक जो अवतार हुए हैं जी, वह 8 अवतार हुए हैं। अच्छा। 9वां अवतार बौद्धावतार कहते हैं जी, परंतु बहुत से हिंदू बौद्धावतार को भगवान विष्णु का अवतार नहीं मानते जी, क्योंकि बौद्ध धर्म तो अलग धर्म हो गया। एक धर्म भी अलग है, परंतु अनेकानेक इसके कारण हैं। इस पर चर्चा बहुत विस्तार से की जा सकती है, किसी समय और करेंगे जी। तो कुल 4 अवतार सतयुग में हुए जी, भगवान विष्णु के। 3 अवतार त्रेता युग में हुए जी, 1 अवतार द्वापर में हुआ जी, और 1 अवतार यह विश्वास किया जाता है कि कलयुग के अंत में होगा। अच्छा। उसे कल की अवतार कहते हैं। अच्छा। तो जो हमने 8 अवतारों की बात की जी, उनके नाम क्रमानुसार हैं मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वाराहावतार, जी, नरसिम्हावतार, वामनावतार, जी, परशुराम अवतार, रामावतार, कृष्णावतार। अच्छा। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान विष्णु को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? जी, तो इसको स्पष्ट किया है भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में। जब वो अर्जुन को उपदेश देते हैं जी, कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का अर्थ क्या हुआ? मैंने अभी आपसे निवेदन किया, जब धर्म की मर्यादा, धर्म के लक्षण इस पृथ्वी से नष्ट होने लगते हैं या उनका उल्लंघन होता है, उल्लंघन होता है,
उन पर लोगों का विश्वास, या यूं समझें कि कुछ आताताई ऐसे हो जाते हैं जो धर्म को दबा देते हैं जी। और उसकी जगह पर वो अधर्म की बात करते हैं, जी। तब प्रभु को धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेना पड़ता है। जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बाल कांड में, श्री रामचरित के बाल कांड में बड़े सुंदर ढंग से कहा है। जी। जब जब हूँ ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मैं 8 अवतारों के बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। पहला अवतार था मत्स्य अवतार। जी। यह अवतार सतयुग में हुआ। अच्छा। बात ये थी कि उस समय पृथ्वी पर दैत्यों का आधिपत्य बढ़ रहा था। जी। दैत्यों का जो नेता था, दैत्यों का जो अगुआ था, वह था दशग्रीव। तो दशग्रीव ने चारों वेदों का अपहरण कर लिया। अच्छा। और उसे वह पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। जी। आप ये जानते हैं कि वैदिक धर्म के मूलाधार हैं वेद। जी बिल्कुल। तो कितनी बड़ी आक्रांता वाली स्थिति धरती पर उत्पन्न हुई थी। बहुत बड़ी बात है। और वह वेद यदि नष्ट हो जाते जी, तो ये धर्म के जो स्तंभ हैं, जहाँ से धर्म अंकुरित हुआ है, जी, धर्म की जो जड़ है, उसको जानने के लिए हमारे पास कहाँ स्रोत रह जाता। तो उसकी रक्षा के लिए जी। और दूसरा ये था कि उन सारे दैत्यों को समाप्त करना था। जी। उनके स्थान पर एक नई सृष्टि की स्थापना करती थी। जी। तो भगवान शंकर की इच्छा अनुसार महाजल प्रलय हुआ, अतिवृष्टि हुई। जी। इतनी बाढ़ आ गई जी इस भूमंडल पर जी, कि बचाव की कोई स्थिति नहीं थी। ओहो। तो उसके पहले प्रभु देखिए किस प्रकार से अवतार लेते हैं। जी। एक छोटी मछली के रूप में एक सरोवर में जी, वहाँ उत्पन्न हुए। जी। और मनु नाम के ऋषि वहाँ स्नान करने गए। तो उनके कमंडल में, ऋषि लोग कमंडल लिए रहते हैं। अच्छा, उसमें वो मछली आ गई। तो ऋषि को दया आ गई। तो वह उसे अपने घर में लाए। अच्छा। थोड़ी देर में देखा वो मछली और बड़ी हो गई। तो उसको कूप में डाल दिया। और बड़ी हो गई, बगल के सरोवर में डाल दिया। इतनी वृद्धि उसकी होने लगी कि वह कहीं न समा पाई। विशालकाय मत्स्य, अच्छा, भयंकर विकराल। तो उसको समुद्र में डाल देना पड़ा। जी। तो वह वस्तुतः मछली तो थी नहीं, वह प्रभु स्वयं अवतार लेकर आए थे। और उन्होंने अंत में मनु को, शत्रुपा को, और उसके बाद जितने भी इस आपके पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम में जितने भी जीव हैं, पादप जगत और जंतु जगत की एक एक प्रजातियों को एक महाजलयान में, बहुत बड़े शिप में रखा। और प्रभु ने जो मत्स्य का अवतार लिया था, उसकी जो मछली की सींग थी, उसमें उस जलयान को फंसाया और एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। और पूरी सृष्टि जो ये दैत्यों द्वारा स्थापित थी, वह नष्ट भ्रष्ट हो गई और एक नई सृष्टि का सृजन हुआ। यह मत्स्य अवतार का क्या बात है। ये बात तो बिल्कुल कहानी ये नहीं पता थी हम लोग को, मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं को भी नहीं पता होगी। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बाकी विषयों पर भी बता दीजिए। कूर्मा अवतार हुआ इसके पश्चात, जिसको कच्छप अवतार भी कहते हैं। यह समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था और मदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। और दैत्यों और देवताओं में जो संधि हुई थी, उसके अनुसार फण की तरफ दैत्यगण थे और पूंछ की तरफ देवगण थे। और जब ये मथानी चलने लगी तो वो मदराचल पर्वत डूबने लगा था। और ये भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही समुद्र मंथन हुआ था। तो वह कच्छप बन करके मदराचल पर्वत के नीचे आए थे, ताकि वो पर्वत
डूबे न और अच्छा। समुद्र मंथन हो, और जी। जो उसका मूल मंतव्य है अमृत निकालना था उसका मूल मतलब। जी जी और उसमें आप जानते हैं कि जो रत्न निकले थे उनका वर्णन जी, वो तो कहानी। वारुणी यमी शंख गजराज कल्प वृक्ष शशिधेन धनु धनवंतर विष भाजी, और फिर वाराह अवतार हुआ। जी। वाराह अवतार भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो हिरण्याक्ष था, एक बहुत बड़ा दैत्यों का राजा, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का ही हरण कर लिया, जी और वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले करके समुद्र की तलहटी में ले जा रहा था, और जी। एक तरीके से पृथ्वी का एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो रहा था। जी। तो प्रभु ने कूर्मा अवतार लेकर के उस दैत्य को काल कवलित किया और पृथ्वी की रक्षा की और उसको यथास्थान स्थापित किया। नरसिम्हा अवतार का जो अगला अवतार है उसका मूल मतलब ये था कि हिरण्याक्ष का सगा भाई था हिरण्यकश्यप, वो भी बड़ा अत्याचारी था, पापाचारी था, और वह वैदिक धर्म का बहुत बड़ा अरि था। तो उसके समापन के लिए प्रभु ने यह अवतार लिया था, हाफ ह्यूमन और हाफ लायन, और उसके भक्त जो पुत्र प्रहलाद थे उनके आर्त पर प्रभु ने यह अवतार लिया था, और इस प्रकार से उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। जैसा आपने कहा कि भक्ति में देखिए कितनी शक्ति होती है कि भक्त के लिए भगवान ने अवतार ले लिया। प्रहलाद की भक्ति इतनी इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी गहराई थी, तो प्रभु को स्वयं आना पड़ा। जी। फिर वही जहाँ से हमने बात बताई थी जी। कि कण कण में भगवान। जी। बार बार हिरण्यकश्यप ये कहता था कि यदि तुम्हारा प्रभु है तो तुम बताओ क्या इस खंभे में तुम्हारा प्रभु है। जी। और प्रभु ने वो खंभा टूटा, खंभा फटा, और वहां से नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए, और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त की लाज रखी और उसकी रक्षा की। जी। वामना अवतार बड़ा महत्वपूर्ण है। यह त्रेता युग का पहला अवतार है। अच्छा। राजा बलि दैत्यों के राजा थे और बड़े प्रभावकारी राजा थे। जी। उन्होंने इंद्रासन पर अपना अधिकार कर लिया था। जी। और संपूर्ण पृथ्वी पर भी उनका अधिकार हो गया था। जी। और एक प्रकार से देवों के लिए, इंद्र के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया था। इंद्र पदच्युत हो गए थे। जी। लेकिन साथ साथ वो भगवान हरि श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था। अच्छा। तो प्रभु से मारना नहीं चाहते थे। जी। इस कारण उन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि छल से वामना अवतार लेकर के जी। और उसे पाताल भेज दिया और अच्छा। इंद्र को उनके सिंहासन पर प्रतिष्ठित कराया। जी। परशुराम अवतार यह भी बड़ा महत्वपूर्ण अवतार है, त्रेता युग का अवतार है। अन्याय, अत्याचार और अधर्म का एक प्रतीक। और गुरु के रूप में उन्होंने जन्म लिया परशुराम। तो परशुराम जी के संबंध में मैं ये निवेदन करूं कि उनके पितामह ऋषि थे। अच्छा। उनका नाम था ऋचिक। जी। और उनके पिता महर्षि थे जमदग्नि, और माता जी रेणुका। वो 5 भाई थे। अच्छा। परशुराम जी सबसे छोटे भाई थे। जी। तो एक बार की बात यह है कि रेणुका जी सरोवर में स्नान करने गई। जी। तो वहां से जब आने लगी तो उन्होंने देखा कि कोई गंधर्व जी। उस सरोवर में स्नान करने आया, और वो कुछ एक रति संबंधी कुछ ऐसी क्रियाएं करने लगा कि रेणुका के हृदय में उस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। जी। जब रेणुका जी घर आए तो बाद में जब जमदग्नि जी आए तो उन्होंने अपनी पत्नी के हृदय का भाव पढ़ लिया। क्या बात है। और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि अपनी माँ की हत्या कर दो। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया। 4 भाई परशुराम से बड़े थे, चारों ने मना कर दिया। जी। तो जमदग्नि ऋषि ने उन 4 की हत्या स्वयं कर दी। और 5वें भाई जो सबसे छोटे परशुराम थे, इनसे जब उन्होंने कहा तो परशुराम ने अपनी माता जी की हत्या कर दी, रेणुका की। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। तो अंत में पिताजी ने कहा कि पुत्र, हमसे तुम वरदान मांगो। अच्छा। तो उन्होंने यही वरदान मांगा, 3 वरदान मांगे कि माताजी को पुनः जीवित कर दीजिए, भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए, और मुझे ये आशीष दीजिए कि मैं अपराजय रहूं। जी। अब उसे वही कथा आगे बढ़ती है
एक बार की बात है कि नंदिनी नाम की उनके पास एक धेनु थी जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करती थी। तो सहस्त्रार्जुन सहस्त्रबाहु एक उस समय का बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, अत्याचारी राजा था। वह पूरी सेना के साथ इनके ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उनकी बड़ी सेवा की। अंत में सहस्त्रबाहु ने कहा कि ये हमें धेनु दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया तो उसने उनकी हत्या कर दी। उसके पश्चात जो परशुराम आए, परशुराम का संकल्प था और परशुराम ने सहस्त्रबाहु के एक एक भुजाओं को काट डाला, उसका दमन किया। वह कहा जाता है कि क्षत्रिय कुल नाशक रहे। 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया इस धरती को और अपने गुरु को धरती दान दे दी थी। उनको परशु भगवान शंकर से मिला था। और एक बात और बताएं कि परशुराम अष्ट चिरंजीवी में से हैं, ये भी वरदान भगवान शंकर ने उन्हें दिया था। अच्छा। और इसके पश्चात रामावतार हुआ। रामावतार के बारे में तो बहुत जानकारियां लोगों के पास हैं। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि भगवान राम 12 गुणों के साथ अवतरित हुए थे। जी। कुल 16 गुण होते हैं। अच्छा। 12 गुणों के साथ प्रभु राम का अवतार हुआ था। जब रावण और कुंभकर्ण का पापाचार, कदाचार, दुराचार इस पृथ्वी पर फैल गया था, पृथ्वी कांप रही थी, उस समय रामावतार होता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने राक्षसों का वध किया। अंत में कृष्णावतार होता है। कृष्णावतार 16 कलाओं के साथ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। जी। और कंस और शिशुपाल का उन्होंने वध किया। महाभारत में उनकी भूमिका सर्वविदित है। गीतोपदेश जो गीता का ज्ञान दिया संसार के लिए, वह एक विश्व ज्ञान अभी है। तक वह विश्व ज्ञान है। आज गीता का अनुवाद विश्व के न मालूम कितनी भाषाओं में हो चुका है और कितने लोग गीता के अनुयायी हैं। यह हमारे और आपके लिए बहुत ही हर्ष की बात है। इन्हें लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, इन्हें लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। और जैसा मैंने बताया 9वां अवतार बौद्धावतार। अब चूंकि हिंदुओं का इस पर विश्वास नहीं, कल की अवतार होने ही वाला है। तो ये जितने भी अवतार हुए हैं, यह जो है पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को दूर भगाने के लिए, सज्जनों को पीड़ा से मुक्त करने के लिए, दुर्जनों को उनका सत्यानाश करने के लिए, सृष्टि के बैलेंस को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा समय समय पर ये अवतार लिए गए। इन्हें दशावतार कहते हैं। बहुत अच्छी विस्तार से आपने जानकारी दी। तो बहुत सारी जानकारी है जो आगे के प्रोग्राम में आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन जाते जाते जो है आप बताइए कि आजकल के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है। सबसे पहले आपकी जानकारी और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने बताई और धर्म के बारे में बहुत से रहस्य खोले कि जो है इसका मूलाधार क्या है। तो जाते जाते आप चंद शब्दों में हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा उत्तम प्रश्न है ये जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जी। युवा पीढ़ी ये कहना त्रुटिपूर्ण नहीं होगा कि थोड़ा सा धर्म के प्रति उसकी रुचि में कमी आई है। अब हमें ये देखना है कि इसका कारण क्या है जी, क्यों ऐसा हो रहा है और हमें क्या किया जाना चाहिए जिससे हम उनको धर्म की ओर मोड़ सकें जी। तो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यहाँ माता पिता का होता है। अच्छा। माता पिता जिसके धर्मावलंबी होंगे, जिनका धार्मिक आचरण होगा, धार्मिक विचार होगा, वो अपने बच्चों को जैसा संस्कार देंगे जी, उस संस्कार का स्वाभाविक रूप से उनके बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा और बच्चों को धर्म का ज्ञान
होना चाहिए, धर्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए और धर्म की सच्ची परिभाषा उनके सामने रखी जानी चाहिए। और जब हम धर्म की तब उस परिभाषा से जब वो प्रभावित होंगे, जैसे आज मैनेजमेंट का ज्ञान है तो मैनेजमेंट हम देख रहे हैं कि इसमें ये लाभ है, तो उसी प्रकार से धर्म के जो 10 गुण बताए वो 10 गुण जब उनके सामने रखेंगे तो वो तो समझेंगे कि ये जीवन की कुंजी है, हमारे सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। धर्म धारण करने की चीज है, जो धारण किया जाए, तो जो शुभ गुणों के पुंज को ही तो हम धारण करते हैं जी। आखिर हमारी लिखाई पढ़ाई, चाहे विज्ञान की पढ़ाई हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, किसी भी तरह की पढ़ाई हो, वो तो अपने ही भलाई के लिए करते हैं जी। तो इन गुणों को हम धारण करेंगे अपने ही सफलता के लिए, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। माता पिता का दायित्व तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी रुचि होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म के प्रति माता पिता के साथ साथ युवाओं में हीनता का भाव नहीं होना चाहिए जी। दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर रिलीजन, बिल्कुल, क्योंकि हमारे रिलीजन में सम्राट अशोक ने भी एक बात कही थी, एक अंतिम चलते चलते मैं कहूँ, उन्होंने एक अभिलेख में ये प्रश्न किया, धर्म क्या है, और स्वयं उत्तर देते हैं, अपा सिरवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे जी। धर्म की ये परिभाषा है, पापहीनता है, दान है, चैरिटी है, सत्यता है, मृदुलता है, साधुता है, तमाम गुणों से परिपूर्ण है। तो हमें हिंदू धर्म के जब तक इन गुणों से उन्हें सज्जित नहीं करना है तब तक वो सफल नागरिक कैसे बनेंगे जी। सही बात है। और जब तक और खुद भी एक एग्जाम्पल बनना चाहिए माता पिता को, तभी जो है वो युवा वर्ग उसको फॉलो कर सकता है। सबसे बड़ी बात है धर्म खराब नहीं है, धर्मांधता खराब है जी। बिल्कुल, अगर उसको भी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास होना, तो अंधविश्वास को हम पृथक करें और हमारे धर्म का जो मूलाधार है, इस मूला आधार से युवा वर्ग को ओतप्रोत करें, समाज ओतप्रोत करे, समाज के जो अग्रज हैं वो इसका उत्तरदायित्व निभाएं, माता पिता निभाएं और उनका मार्गदर्शन करें, तो आप देखिए सारे युवा वर्ग इसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे, इसका पूजन करेंगे। पूजन का अर्थ क्या है? पूजन का अर्थ मात्र जो है अक्षत और हल्दी और दूर्वा, ये तो एक सांकेतिक है जी। पूजन तो हुआ उन गुणों का पूजन हम कर रहे हैं जी, और उनका पालन करें, और उनका हम पालन करें, पहले पूजन करें, फिर उसको आत्मसात करें, तभी तो हमारा कल्याण होगा। बिल्कुल, और विश्व का कल्याण होगा। मतलब आप बताइए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी है जी। हमारी भावना ये नहीं है कि मतलब एक परिवार है और हम इंडिविजुअल हैं, हम तो पूरे विश्व को ज्ञान देते आए हैं। बिल्कुल, हमारा भारत तो बड़ा ही एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा जी। नहीं, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके समय के लिए और इतनी सारी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम आपके कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पति पत्नी के हृदय से आभारी हैं। आपने इतने सुंदर प्रश्न किए और प्रासंगिक प्रश्न किए, तात्कालिक महत्व के प्रश्न किए जी। मेरा हृदय ओतप्रोत है आप लोगों के दर्शन कर और आप लोगों से वार्ता कर। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका मंगल करें, कल्याण करें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा, आपने तो जो कुछ भी बोला जो है वो अगर लोग थोड़ा भी समझ जाए तो हमको लग रहा है कि काफ़ी उनको फ़ायदा होगा जो है। तो चलिए, आपसे फिर मिलेंगे हम लोग। हाँ, आगे भी बात होती रहेगी। मैं
आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मेघारे। बरसने लगी है बूंदें, तरसने लगा है मन। ओ जरा कोई बिजली चमकी, लरजने लगा है मन। और ना डरा तू मुझको, ओ काले काले घन मेरे तन को छू रही है प्रीत की पहली पवन। ओ मेघारे 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 मेघारे, मेरी सुन ले तू सदा रे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मेघारे। मन का मयूरा आज मगन हो रहा है। मुझे आज ये क्या सजन हो रहा है। उमंगों का सागर उमड़ने लगा है। बाबुल का आंगन बिछड़ने लगा है। न जाने कहां से हवा आ रही है, उड़ा के ये हमको लिए जा रही है। ये रुत भीगी भीगी भिगोने लगी है, कि मीठे से नशे चुभोने लगी है। चलो और दुनिया बसाएंगे हम तुम, ये जन्मों का नाता निभाएंगे हम तुम। ओ मेघारे 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 मेघारे, देख हमको तुम्हारे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मेघारे। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, जैसा कि पहले आप लोग को बताया था कि आज हम कार्यक्रम के दूसरे भाग में एचएससी के जो अचीवर्स हैं, सक्सेसफुली उन्होंने जो है एचएससी कंप्लीट किया, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। तो
आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आज रिया शर्मा, नील श्रीवास्तव और आदित्य शंकर, और लाइन पे मौजूद हैं सलीना बीर जी। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है दर्पण स्टूडियो में। और सबसे पहले आप सभी को आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने अच्छे नंबर से, इतनी मेहनत से HSC कंप्लीट किया। तो आइए सबसे पहले मिलाते हैं हम रिया शर्मा से। रिया शर्मा, आप अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से HSC किया और कैसा महसूस हो रहा है HSC का रिज़ल्ट आने के बाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम रिया शर्मा है। मेरे पापा मम्मी का नाम रितेश और जया शर्मा है जी। और थोड़ा पास से बोलिए, आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है। मैंने अपनी HSC ब्लैकटन गर्ल्स हाई स्कूल से करी है जी। और बड़े अच्छे नंबर आए हैं मेरे और बहुत खुश हूँ मैं। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। मेरे एटर आई थी 95। वाह, यस, बहुत बढ़िया। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? फ्री बर्ड या ऐसा कैसी फीलिंग हो रही है? बहुत ही फ्री, वेरी रिलैक्स्ड। अब कोई ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है रोज़। चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात। तो अब चलिए नील से हम बात करेंगे। नील, आप बताइए कि आपने कहाँ से HSC किया और कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको माइक पास करना पड़ेगा, अपने पास आगे कर लीजिए और माइक के बीचों बीच बोलिए, माइक ऊपर करके। जी हाँ, आप बताइए। My name is Neil. I went to Nolan Sports High School for my HSC. जी। I got my ATAR was 99.1. I was really happy. आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपको बिल्कुल माइक के बीचों बीच बोलना होगा, अपने पास कर लीजिए। जी। Okay. हाँ, बेटर। Yep. I went to Nolan Sports High School. जी। And my ATAR was 99.1. वाह, Yeah. क्या बात है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज़ाद पंछी, फ्री बर्ड? Just free bird, yeah. I बहुत just enjoyed with my friends. Yeah. चलिए, आप हम बातें करेंगे आदित्य शंकर से। आपको कैसा लग रहा है आदित्य? कहाँ से आपने हाई स्कूल किया? मैंने अपना HSC किंग स्कूल इन नॉर्थ पैरामीटर से करा था जी। और मेरा एटा 94.3 आया। और उसके बाद HSC ख़त्म होने के बाद बहुत रिलैक्सिंग, बहुत टाइम मिलता है। पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, फिर पूरे दिन जो भी आपका करने का मन करे वो कर सकते हो। तो बहुत ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल खाली हो गई ज़िंदगी, कुछ करने को ही नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल खाली तो नहीं। जब फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जाने का, कहीं हाइकिंग का, कहीं बीच जाने का, ऐसे प्लान्स बन जाते हैं। और फिर बाद में कभी समर टाइम में जॉब भी मिल जाती है तो वो भी सही रहता है, वो भी कर लेते हैं। तो श्रोता, ऑनलाइन हमारे पास मौजूद हैं एलिना। एलिना बीर, आप हमें सुन सकते हो? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो एलिना, मैं एक मिनट मैं पास। हाँ, अब बोलिए, आप अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। सॉरी, अब आ रही है आवाज़? हाँ, आ रही है, आप बोलिए। जी, मैंने अपनी स्कूलिंग बॉकम हिल्स हाई स्कूल से कंप्लीट की थी जी। और मेरे 99.7 आए थे HSC में। बहुत बढ़िया। और आप सबने इतने अच्छे नंबरों से HSC फिनिश किया, मुझे बहुत ही प्राउड लग रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हो? आप तो हॉलीडे कर रहे हो? हाँ जी, बस ऐसे ही अब कोई भी टेंशन नहीं है। ऐसा लगता है 13 साल की टेंशन खत्म हो गई है, बस सुकून ही है। जी, बहुत अच्छी बात। तो चलिए आगे हम और सवाल पूछते हैं और हम ये जानना चाहेंगे अपने सभी जो अचीवर्स हैं कि सबने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत से ये अंक प्राप्त किए। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आपने कितने नंबर लाए उसमें, ये है कि जर्नी कैसी रही आप लोग की HSC। सभी से अलग अलग पूछना चाहेंगे कि आपकी HSC की जर्नी कैसी रही होगी और सक्सेस पाने के लिए आपने कैसी तैयारी की। आप हमेशा कंसिस्टेंट रहे, रेगुलर पढ़ाई की, या इतना प्रेशर था कि एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं? तो ये सवाल मैं सबसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले हम रिया से पूछते हैं। तो मैंने सक्सेस के लिए तैयारी तो पहले करी राइट सब्जेक्ट्स चूज़ करके जी। अगर आप जिन सब्जेक्ट्स में आपको मज़ा आता है, अगर आप वो करते हो तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप उसमें अच्छा करोगे जी। तो मुझे शुरू से पता था कि मुझे साइंस में कुछ करना है, इसलिए मैंने बायोलॉजी, कैफ्स, PDHP, इंग्लिश एडवांस्ड और मैथ लिया था जी। तो हाँ, एक तो वो, और फिर दूसरा टाइम मैनेजमेंट। अपने असाइनमेंट्स टाइम से पहले ख़त्म करके रखो ताकि
कुछ भी एंड टाइम पे आप रश ना कर रहे हो उनके लिए। जी, तो इतना ये भी तो होता है जब आप बड़े हो रहे हो, इस एज में हो कि पार्टी करने का मन करता है, गेम्स खेलने का मन करता है, तो आप कैसे अपने आप को बचा पाते थे इन सब डिस्ट्रैक्शन से? एक्चुअली वो भी ज़रूरी है एक तरह से कि आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें और ब्रेक्स लें। ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हो जी, पर हाँ, पर आपको टाइम वही मैनेजमेंट करना पड़ता है कि इस दिन मैं बाहर जाऊंगी, इस दिन मैं पढ़ाई करूंगी, और उसके साथ स्टिक करना पड़ता है। यस, वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है, ये रिया ने बताया। अब चलिए नील से पूछते हैं कि आपका कैसा रहा HSC की तैयारी, कितना प्रेशर था और कैसे आपने तैयारी की इसकी? I think discipline is like the key for success. अच्छा. Also accountability. Like me and my friends, we all wanted to do well together, so we all held each other accountable whenever we were maybe procrastinating, playing games. Ji. But we also made sure to balance our studying with maybe a sustainable sleeping habit and going out every now and then. Yeah. All right. And what about if you miss? आपने बताया कि discipline is the key, Yep. but sometimes you miss your time. You know, Well, you yeah. plan to do something and then you said, कल कर लेंगे. Well, I think that's ऐसा होता है? Yeah, it definitely happened to me, but I think it's inevitable, and it's just the process that you have to go through in order to actually develop a more stronger sense of discipline. जी. आप बताइए, आपसे पूछना चाहेंगे आदित्य? हाँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझे जब पढ़ाई करनी होती थी, मुझे ज़्यादा, एक तो मेरा स्कूल ऐसा था कि मैं सुबह 6:30 तैयार होके मैं शाम के 6:30 तक आता था। अच्छा। क्योंकि उधर बहुत सारे को करिकुलर और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चलती थी जी। तो उस हिसाब से मेरा क्या था, मुझे एक चीज़ जो मैंने बनाया कि मैं पढ़ाई ख़त्म कर लूँ, सेट अपना टाइम करूँ, दिन में पढ़ाई ख़त्म करके फिर अपने लिए पूरा दिन फ्री रखूँ। जी। तो जब मैं HSC की तैयारी कर रहा था, मैं सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक लाइब्रेरी जाता था, 4 घंटे अच्छी पढ़ाई करके फिर मैं अपने लिए पूरा दिन फ्री रखता था, जिससे मेरा ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो, ज़्यादा टेंशन ना लगे कि पढ़ाई नहीं करी, अरे ये कर लेते वो कर लेते। तो आपके हिसाब से भी टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन इज़ द की? मतलब मुझे लगता है कि अगर आप करके ख़त्म कर लो, अपने एक दिन के लिए बस एक अलॉटेड अमाउंट रखो कि मैं आज एक ये पेपर प्रैक्टिस करूँगा और एक ये सब्जेक्ट करूँगा, वो ख़त्म कर लो, तो उसके बाद अगर आप अपने आप को फ्री रखते हो तो बहुत वो रिलैक्स्ड फीलिंग आती है कि हाँ मैंने आज कुछ काम करा। बहुत अच्छी बात। तो एलिना से पूछना चाहेंगे कि एलिना, आप तो बॉकम हिल में पढ़ते थे, वहाँ सुनते हैं कि बहुत ही प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, प्रेशर तो होता है selected schools में, but I feel like it's kind of like the same everywhere, whether you study at a non-selective school as well, like because you have your own goals at the end of the day of what you want to achieve with HSC, and so a lot of the pressure needs to be like more self-inflicted. But I think the company that we're in, everyone wanted to like achieve really highly as well, so the pressure comes from that as well. But yeah, you just need to kind of, sorry it's a little bit loud where I am right now, but नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बताइए। Okay. You just need to like focus on what your goal is at the end and kind of put like any short-term fun things that you might get distracted by aside. They are important to take breaks with, otherwise you'll get burnt out. But just need to kind of have your one goal in mind, and that'll really help streamline your focus and keep you disciplined. तो discipline और time management, that's the key. चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी आपसे क्विकली पूछना चाहूँगी कि माता पिता का कितना प्रेशर था, पेरेंट्स कितना प्रेशर डालते थे या वो कितने स्ट्रेस में रहते थे? My parents, they weren't necessarily like putting pressure on me, but their guidance helped me a lot. Like anytime they felt like I was getting distracted or I wasn't focusing on my goal, I think their guidance is what brought me back to helping get the marks that I did, because I feel like in my first two terms I was quite distracted and my marks were showing that. And my parents, they didn't put like pressure on me in the fact that, oh, like you need to get this certain mark or this course, but they did help me guide myself in the way that they knew that I had goals and I was straying away from them. So it wasn't necessarily pressure from them, but I got a lot of very helpful advice and guidance. बहुत अच्छी बात। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जो कि बहुत अहम सवाल है,
और सबसे पहले रिया से पूछूंगी कि भारतीय बैकग्राउंड होने की वजह से हम हमेशा से बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा रिज़ल्ट अचीव करें और जैसे उनको अच्छी जॉब मिलने में, अच्छे यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट मिलने में सुविधा हो। और ये भी आम तौर पे सुनने में आता है कि करी सब्जेक्ट जो है वो बड़ा पॉपुलर है। तो पहले तो ये बताइए कि करी सब्जेक्ट है क्या, और वाकई क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट मेक और ब्रेक योर HSC रिज़ल्ट। रिया आप बताइए। सो करी सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेरियोटिपिकली इंडियन बच्चे लेते हैं जी। आई थिंक इट्स मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा। तो मेरे पास तो सिर्फ मैथ्स था। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको कुछ सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत है अगर आपको बाद में उसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा। हाँ। तो आपको ये लगता है कि जो पसंद हो, जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो, वो लेना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं है तो वो हार्ड होता रहेगा और फिर आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा और फिर वो आपके रिजल्ट्स में दिखता है eventually। तो आपने क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे रिया? मैंने लिया था इंग्लिश एडवांस, मैथ स्टैंडर्ड, केमिस्ट्री ली थी मैंने, तो वो मेरा 6 सब्जेक्ट था। अच्छा, एक्स्ट्रा में। हाँ जी। अच्छा। और फिर बायोलॉजी, कैफ्स एंड PDHP। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्या सब्जेक्ट आप चूज़ करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उन सब्जेक्ट में कितना बेटर करते हो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बेटर एंड इंटरेस्ट। अगर कुछ हार्ड है तो इवेंचुअली आप उसमें अच्छा भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है जी, पर इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले तो। जी। What do you think, Neil? How important is subject selection? Did you have Kari subject as well? I think I did to some extent. Like I did physics, economics, 4-unit math, 3-unit math, and English. अरे वाह, आपके तो बड़े हार्ड सब्जेक्ट थे। Interesting. You had interest in them? Yeah, that's what helped me studying in the end of the day, just the interest. तो अगर आप अच्छे सब्जेक्ट लें तो उससे आपका अटार अच्छा आने में मदद मिलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे क्या सब्जेक्ट चूज़ करें। हम ये भी बात कर रहे हैं जो फ्यूचर स्टूडेंट हैं HSC की, उनको भी हेल्प मिले आप लोगों की बातों से एंड दे गेट मोटिवेटेड कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट गुड रिजल्ट। तो अब आदित्य से हम पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ सब्जेक्ट सिलेक्शन? मेरे हिसाब से मैंने जो सब्जेक्ट्स करे थे वो मैथ्स, मैंने पहले तो एक तो ईयर 11 में एक्सटेंशन ऑन मैथ्स और मैथ्स एडवांस करा था, फिर इंग्लिश एडवांस, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉफ्टवेयर, विजुअल आर्ट्स एंड फिज़िक्स ली थी जी। लेकिन मैंने क्या ऑब्ज़र्व करा था 11th में, मैंने जब एक्सटेंशन मैथ्स ली थी उससे मेरा बाकी सारे सब्जेक्ट्स इम्पैक्ट हो रहे थे जी, क्योंकि मेरा उसमें टाइम बहुत जा रहा था, उसकी स्टडी ज़्यादा हो रही थी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स में, तो मेरे दोनों मैथ्स में मार्क्स कम हो रहे थे। अच्छा। तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि आपको एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप वो वाले सब्जेक्ट्स हो जो आपको पसंद आए और आप इंजॉय करें। अच्छा। जैसे कि मैंने जो लिया था, मैंने आर्ट्स लिया था, मैंने हिस्ट्री ली थी और सॉफ्टवेयर लिया था, तो तीनों डिफरेंट एरिया से हैं जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे उनमें इंजॉय करा, मुझे उसमें स्टडी करने में भी बहुत मज़ा आया। जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि वो आर्ट्स नहीं करो या हिस्ट्री या सॉफ्टवेयर नहीं करो, उसमें बहुत वो राइटिंग होती है, बहुत ऐसे राइट करना पड़ता है जी। लेकिन मुझे क्या अच्छा लगा कि मैं जब आर्ट्स और हिस्ट्री करता, मैं उन क्लासेस में जाके मेरा वो क्लास जैसी नहीं होती थी, वो ज़्यादा फ़न जैसी क्लास होती थी कि मुझे फ़न हो रहा है उस क्लास में, टीचर्स भी अच्छे थे, टीचर्स के साथ भी मजाक करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो फ्रेंड जैसे। तो एक कोई रिलैक्सिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? मतलब डिपेंड करता है बंदे पे कि रिलैक्सिंग हो या उसको बस वो एंजॉय अच्छा लगे। एंजॉय करना चाहिए, ये तीनों आप लोग सहमत हैं कि यू मस्ट एंजॉय दैट सब्जेक्ट। सबसे ना, अगर आप एक सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करते हो, आप उसमें पढ़ाई में भी आपका ठीक से मन नहीं लगता और उसमें मार्क्स भी बहुत ख़राब आते हैं। जी बिल्कुल। अब आइए अलीना से पूछते हैं कि उनका कैसा रहा सब्जेक्ट सिलेक्शन। आप बताइए अलीना। हाँ जी, मेरे सब्जेक्ट्स थे एक्सटेंशन 1 एंड एक्सटेंशन 2 मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, English advanced, and I finished my economics in year 11. I did it accelerated. Acha. And subject selection is definitely like very important, as everyone else was saying, that you should be able to enjoy all of the subjects that you did for you to be able to, because you need to study them for 2 years. It's not a short amount of time. So if you don't enjoy them, it's just going to make it much harder for you to do well. So definitely it needs to be subjects that you enjoy.
And a lot of things affect this. It's the kind of person you are, what you want to go into, and the teachers also impact this a lot. Like, I had a lot of friends that they really liked the subject, but the teachers just weren't able to help them in that way that they needed, and so it was not a good experience for them. So there's a lot of things that impact how you're gonna have your experience with the subjects you pick. A lot of it does come down to, like, I guess, luck with what teachers you get or where you go for, like, tutoring or whatever. But what's more important is definitely that, like, do you see yourself enjoying learning about this subject for 2 whole years? बहुत अच्छी बात. आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था एलिना? I think I enjoyed chemistry the most for me. अच्छा, और केमिस्ट्री शायद स्कोरिंग भी बहुत होती है? हाँ जी, like it is like a high scaling subject, but it's not like helpful if you don't like it and if you don't do well in it. So जितने भी like सब लोग कहते हैं कि pick high scaling subjects, it's only useful if you actually end up enjoying them and doing well in them. Like अगर आपके उनमें भी like low marks आए क्योंकि आप उनमें like दिल नहीं लगा पाते, then it's not like useful in that sense, right? So you still need to pick things that you think you're going to enjoy. बहुत बढ़िया बात आपने कही. Very good suggestion. आप क्या कहोगे नील? Which was your favorite subject? I would say my favorite subject was probably Foreign Maths. Maths आपका सब्जेक्ट था क्योंकि you must be very mathematical हैं और स्कोरिंग भी बहुत होता है. आदित्य आपका फेवरेट सब्जेक्ट? आई थिंक मेरा बहुत 2 सब्जेक्ट थे मुझे बहुत साथ में पसंद आए थे. आई थिंक वो मेन टीचर ने ही बनाया, उसको फ़न बनाया. तो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे लगे आई थिंक. और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टीचर का था क्योंकि वो थोड़ा सा ओपन डिस्कशन फ्रेंडली सर बना देते थे क्लासरूम को. इतना कि स्ट्रिक्ट कि अच्छा अब ये टेक्स्ट बुक में इस पेज पे जाओ, ये नोट लिखो, फिर अब ये ऐसे लिखो, ये सबमिट करो, ऐसे नहीं था. आई थिंक ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कैसे उस टीचर्स उसको इंटरेस्टेड बनाए. वो सब्जेक्ट टॉपिक एरिया भी मुझे इंटरेस्ट थे, अच्छा लगता था तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा था. तो नील आप फन के लिए क्या करते थे? I do like drinks. This is a bit different. क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट्स बहुत हैवी मुझे लग रहे हैं. वेरी लाइक यू नो बोरिंग काइंड ऑफ थिंग्स. लेकिन शायद आप इतने स्टूडियस हो गए या आपको अच्छी लगती होगी ये चीज़ें. तो कैसे फन आता था स्टडी में? I guess just organizing study groups in the library with friends. That really helps in motivation because there'll be times where I will not bother to lift up the pencil, but like my friends are just keep trudging on. अच्छा. Yeah. That is very nice idea. I really like it. और या आप बताइए आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? जैसे आदित्य ने कहा मुझे टीचर की वजह से पीडीएच भी बहुत ही अच्छा लगा. हाँ, तो वो एक्चुअली हर हफ्ते हमें क्वेश्चन देती थी करने को, हम घर जाके करते थे, फिर अगले दिन उन्हें दिखाते थे. तो उससे बहुत हेल्प मिली मुझे पीडीएचपी में. और वैसे मुझे बायोलॉजी भी बहुत अच्छी लगती है कंटेंट वाइज. चलिए बहुत अच्छा. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. बहुत सारी लेंदी बातें हो गई और उसके बाद हम बातें अपनी कंटिन्यू करेंगे. Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर. Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accountant audit, formation of association company, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405. That's 8095 9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio.
संसार को है यही प्रार्थना मांगे हम और क्या। हे प्रभु शांति दो अपने दुखी संसार को है यही प्रार्थना। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। टर्किश एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया में उड़ानों में तेजी से विस्तार करेगी। ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने तुर्की एयरलाइंस को देश में अपनी उड़ानों का उल्लेखनीय रूप से विस्तार करने की मंजूरी दे दी है, जिसे 2025 तक साप्ताहिक उड़ानें 7 से बढ़ाकर 35 हो जाएंगी। उम्मीद है कि टर्किश एयरलाइंस अगले साल की शुरुआत में अपनी सेवाएं शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट और इस्तांबुल के बीच सीधी सेवाओं से होगी। शुरुआती सेवाएं साप्ताहिक 21 उड़ानों के साथ शुरू होंगी, जो 2024 के मध्य तक बढ़कर 28 और 2025 के मध्य तक 35 तक पहुंच जाएंगी। यह समझौता एशिया या मध्य पूर्व में तुर्की एयरलाइंस के लिए विस्तारित अधिकारियों की भी अनुमति देता है, जो संभावित रूप से ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए यात्रा विकल्पों को बढ़ाता है। यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए कतर एयरवेज द्वारा वर्ष की शुरुआत में इसी तरह की बोली को अस्वीकार करने के बाद लिया गया है, जिसकी विपक्ष ने आलोचना की है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह राष्ट्रीय हित में किया गया है। सर्वेक्षण में कहा गया कि 12 महीने में ऑस्ट्रेलिया के 5 में से 2 लोगों की उड़ान रद्द या विलंबित हुई। चॉइस के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के 5 में से 2 लोगों की उड़ान रद्द होने या देरी का सामना करना पड़ा, और आधे से भी कम लोगों ने जो रिफंड की मांग की थी, उन्हें उनके दावे के 1 महीने के भीतर रिफंड प्राप्त हुआ। उपभोक्ता अधिवक्ता चॉइस ने 9,000 उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया और पाया कि पर्याप्त कारण या चेतावनी के बिना उड़ान में देरी और रद्दीकरण से ग्राहक निराश हो गए हैं, जिससे रिफंड प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इन निराशाओं के बीच चॉइस और कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया सरकार से एक स्वतंत्र यात्रा लोकपाल स्थापित करने, एयरलाइंस विशिष्ट ग्राहक सुरक्षा शुरू करने और मुआवजा योजनाओं पर विचार करने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि क्वांटास ने अनिवार्य मुआवजा योजनाओं के खिलाफ चेतावनी दी है, क्योंकि इससे हवाई किराया लागत में वृद्धि होने की संभावना है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष सरकार के विमानन ग्रीन पेपर के प्रस्तुतिकरण से मेल खाते हैं, जो भविष्य में विमानन नीतियों को प्रभावित करेगा, जो अगले साल के मध्य में होने की उम्मीद है। 2023 ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर सबसे घातक वर्ष।
ऑस्ट्रेलियन ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 5 वर्षों में सड़कों पर सबसे घातक वर्ष का अनुभव किया है। नवीनतम आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर 1253 मौतों का खुलासा करते हैं, जो मार्च 2018 के बाद सबसे अधिक हैं। डेटा रिलीज ने AAA की ओर से आरोप लगाया है कि सरकारें सड़क सुरक्षा की उपेक्षा कर रही है। हाल में ही एक मंत्री स्तरीय बैठक में डाटा पारदर्शिता पर प्रगति की कमी पर जोर दिया गया। राष्ट्रव्यापी सड़क पर होने वाली मौतों में 6% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे सबसे तेज वृद्धि 61.4% के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में हुई। न्यू साउथ वेल्स में लगभग 25% की वृद्धि देखी गई, जिसमें जून में हुई दुखद बस दुर्घटना भी शामिल है, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि कुछ राज्यों ने कटौती दर्ज की। एसोसिएशन ने सड़क सुरक्षा डाटा साझा करते समय पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया, ताकि अधिकारी देश की सड़कों के संबंध में अधिक प्रभावित नीति और वित्त पोषण निर्णय ले सकें। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़े और सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं आज बहुत ख़ास विषय पे। हमारे स्टूडियो में आज कुछ HSC अचीवर्स पधारे हैं और एक स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन है, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं बहुत ही ख़ास विषयों पे, ख़ासकर उनके लिए जो बच्चे 2024 में HSC बैठेंगे। तो सबसे पहले आइए क्यों ना पूछें कि भविष्य में इनका क्या प्लान है, इन बच्चों का जिन्होंने इतनी मेहनत से HSC किया है और इतने अच्छे नंबर लाए हैं, तो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। और ये भी जानना चाहूँगी कि क्या ट्यूशन और टीचर्स जो है अच्छा होना या अच्छे स्कूल में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए रिया से पूछते हैं पहले। तो मुझे फ्यूचर में कुछ मेडिसिन एंड हेल्थ में करना है जी। अभी मैं सोच रही हूँ बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जी। ट्यूशन के बारे में मुझे लगता है मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकती, पर जो सब्जेक्ट्स मैंने करे थे उसके लिए मैंने ट्यूरिंग नहीं ली थी। अच्छा। हाँ जी। और स्कूल्स एंड टीचर्स का भी बहुत हाथ रहता है, वो सपोर्ट रहती है एक, पर आई थिंक अ लॉट ऑफ इट कम्स डाउन टू योर ओन अकाउंटेबिलिटी कि आप खुद कितना पढ़ रहे हो घर जाके। टीचर्स आपको सारा मटेरियल दे सकते हैं, पर जो आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मुझे अपना काम करना है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा सजेशन दिया कि आपको क्या करना है उस पे आपको वर्क करना होगा, है ना, और आपकी मेहनत होती है। आप कोचिंग या ट्यूशन में भी जाएं तो आपको वो मटेरियल ही दे सकते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक नील, आप क्या सोचते हैं? Currently, I'm hoping to pursue actuarial studies in commerce at UNSW. अच्छा. Maybe to do something in insurance, finance, or maths in the future. जी. In my opinion, tuition, I agree with what she said, that you also need to maintain discipline and accountability in coordination with tuition. जी. But sometimes you could just ask your stronger friends, because inevitably you're gonna have friends that are better than you in some subjects. So sometimes I'll go up to them and ask them for some guidance and how I can like refine my responses, how I can do something quicker. That's जी. और स्कूल कितना इम्पोर्टेंट होता है, अच्छे टीचर का होना कितना इम्पोर्टेंट है? It definitely is important, but if you enjoy the subject enough, I think you could maybe maintain some independence. And in my school personally, there were multiple teachers for each subject, so you might have a relatively not great teacher, but you can during recess or lunch, you can maybe go up to the staff room and ask the better teachers for help. बट आपको ये बताओ नील कि मेरी बेटी जब HSC में थी, सिडनी गर्ल्स से उन्होंने पढ़ाई की थी,
और बहुत सालों बाद शी इज़ इंजीनियर नाउ, प्रोफेशनल है। तो उसने एक दिन कहा कि मम्मी ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस स्कूल में जाओ, है ना। जितना हम खासकर इंडियन पेरेंट्स रहते हैं तो हमें हमेशा रहता है कि सिलेक्टिव में जाओ और जो है बड़े स्कूल में जाओ तो अच्छे नंबर आएंगे और स्कोरिंग अच्छी होगी तुम्हारी। उन्होंने कहा कि जब आप काम पे जाते हो और काम करने लगते हो प्रोफेशनल, तो ये कोई भी नहीं पूछता है आप किस स्कूल से आए हो, आपके कितने नंबर हैं, तो आप कभी भी कुछ भी अचीव कर सकते हो, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बात कितनी सही है, आप इससे सहमत हो? I feel like yes, but also in selected schools especially, they encourage you to work a lot harder, in my opinion. There's a lot more competition, and this is a bit weird to say, but like you don't want to be the worst out of the whole cohort, so you purposely work harder and harder just to make sure you're a bit above average or you can maybe go to the top. Another thing so it's like a good pressure. There's a lot there. There's good pressure. Also, the good teachers tend to sometimes prefer selected schools over normal schools because this might be wrong, but I think the students at selected schools tend to be more committed and want to actually learn, tend to learn more actively and be more passionate. Very good point. Very good and positive point. आदित्य, आपका क्या कहना है? मेरे फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो? तो मैं फ्यूचर में अभी तो क्या प्लान है, अभी मैं एक डबल डिग्री इन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा हूँ। उसमें स्पेसिफिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी करना चाह रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है फिर तो। और टीचर्स, और उसके हिसाब से मुझे लगता है टीचर्स का एक टू एन एक्सटेंट आपका टीचर्स इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर आपका सक्सेस के लिए। जैसे कि आई थिंक मेरे स्कूल में तो मेरे सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन दो मैथ्स और फिज़िक्स के जो मेरे पास टीचर्स थे वो जनरली थोड़ा सा उनका टीचिंग स्टाइल मेरे साथ वो मिक्स नहीं करा। आई डिडंट रियली फील कि वो मेरे लिए सही था। तो मेरा क्या हुआ, जब तक HSC आया मैथ्स और फिज़िक्स मैंने अपने आप ही पढ़ी। अच्छा। पूरा मैंने टीचर को थोड़ा सा ट्यून आउट कर दिया था क्लास में, क्योंकि वो बार बार सेम चीज़ बताते रहे थे। और ट्यूशन के हिसाब से मुझे लगता है अगर आपके पास एक तो टाइम और मनी है आप वो कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर से ट्यूशन बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है आपकी जी। क्योंकि ट्यूशन के क्लासेस क्या होते हैं 3-3 4-4 घंटे होते हैं वीकेंड्स पे जी। और उसके बाद होमवर्क जो मेरे स्कूल में है उनके हिसाब से तो जो काम करने के लिए देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर उनका डिफरेंट जगहों में उनकी लाइफ की इफ़ेक्ट होने लग जाती है अगर वो ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डाल दें। जैसे कि फिजिकल फिटनेस का छोड़ दिया या मेंटली वो स्लीप नहीं कर पाते हैं अपने टाइम से, तो एक आई थिंक वो भी एक और बड़ी बात होती है। तो आपको नहीं लगता है कि ट्यूशन पे रिलाई करना चाहिए? नहीं, मेरे सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। ट्यूशन पे भी आपका सेल्फ आप कितना डेडिकेट कर सकते हो अपने आप को उस टाइम और कमिटमेंट पे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी। तो हाँ, और आई थिंक आपने वो पहले वो जॉब और फ्यूचर के बारे में आई थिंक वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितना अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनके थ्रू उनके जैसे कि कोई रिलेशन हो जैसे कि मुझे अभी समर के कोर्स में मुझे एक जॉब मिल गई है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी पे। अरे वाह। लेकिन वो मेरे टीचर की वजह से, उनका एक भाई है जो उधर काम करता है, तो वो आई थिंक बस कनेक्शन के बारे में होता है, लेकिन कोई किसी को वो नहीं लगता कि अच्छा ये इस स्कूल से गया तो इसलिए ही मैं स्कूल लूँगा, ऐसे नहीं होता है। जब आप यूनी ग्रेजुएट करते हो वो आपके एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगते हैं और सब इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। तो सबकी टेक्निक पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो चलिए, हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल हैं, हमारे पास इंजीनियर हैं, मैथमेटिशियन हो गए, तो अब देखते हैं अलीना क्या कहती हैं। अलीना, आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, मैं फ्यूचर में डेंटिस्ट्री पढ़ना चाहूँगी जी। और as for the whole tuition or no tuition debate, I think as everyone mentioned before that tuition, it depends on the student. For some people it's really helpful, for me it was, but it's also like it's सिर्फ ये नहीं है कि like tuition में आप enroll कर लो और पैसे खर्च दो तो आपके marks अच्छे आ जाएंगे. You need to like
maintain the studying habits on your own. And as was said before as well, कि tuition is a really big time commitment. Like कितने ही subjects और कितने ही घंटे लग जाते tuition में, और कब tuition का काम करो, कब school का काम करो, और कब exams के लिए पढ़ो, इतना like time ही नहीं होता हफ्ते में. So managing all of that can get really, really hard. So I think that if you do want to do like tutoring, like maybe first start off with the subjects that you think that you genuinely like need help in, rather than ये नहीं कि like अच्छा मेरे 5 subjects है, 5 subjects की tuition रख लेनी है. Like that doesn't really guarantee कि आपके 5 में marks अच्छे आएंगे. Rather try and focus on your weak points if you do feel like you need the extra help. But yeah, otherwise it like you just need, it comes into yourself and like maintaining your study habits and like keeping record and like yourself and accountability of what you're up to and what you want to do. नहीं, बहुत अच्छी आपने बात कही, और हर चीज़ को पॉजिटिवली और अपने हिसाब से लेनी चाहिए, चाहे वो ट्यूशन हो चाहे वो कॉलेज हो. आपको क्या लगता है, आप तो बॉकम हिल गए हो, तो क्या बेहतर से बेहतर स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा होता है आपके करियर के लिए, या ये मैटर नहीं करता है आप किस स्कूल में जाएं? I feel like वो कहते हैं ना, like पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं. So not really like अगर आप किसी like non-selective school में जाओगे तो आपके like marks अच्छे नहीं आएंगे. Like ऐसा like stigma है, but it's like not really true because everyone has different goals, and I feel like it's selective schools में like it's more just like ये नहीं कि like पढ़ाते ज़्यादा अच्छा है or something like that. It's more just the environment कि like सभी like high marks ले आना like चाहते हैं तो उसकी वजह से like एक like pressure वाला environment create हो जाता है जिससे सब पढ़ते हैं. But it's not necessarily that like we like get better like education resources or something like that. और कई बच्चे जो नॉन सिलेक्टिव में गए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा अचीव किया है और अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं. Yeah, like in the long run इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता. Like even people think that your HSC mark is going to determine your future. Like even that is like a complete lie. तो मैं ये कोशिश कर रही थी आप लोगों के माध्यम से हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको बताने के लिए कि बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं डालें सेलेक्टिव के लिए. हर स्कूल में अगर आपका बच्चा मेहनत करता है तो वो अचीव कर लेगा जो वो चाहता है. तो आप लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप जो HSC 2024 के बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, कोई एक अच्छी उनके लिए आप सजेशन दे सके तो? If I had to suggest anything, it would just be that just try and keep yourself away from distractions, and the phone is like the biggest one. It's but apart from that, just don't burn yourself out and study at a pace that's not too fast. Otherwise you'll get tired and you'll get sick of learning things. But just if you keep your goal in mind, the back of your mind the whole time while studying, then you'll be able to get what you want. That's wonderful suggestion. Thank you so much, Alina, and we wish you all the success in your future. Thank you. चलिए अब रिया से पूछते हैं कि वो फ्यूचर स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगी. पहले तो मैं कहूँगी कि बार बार ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है. मैंने एक टेक्निक फॉलो करी थी जिसमें मैं 50 मिनट्स पढ़ाई कर रही थी, फिर 10 मिनट ब्रेक, एंड आई वुड रिपीट दैट फॉर लाइक 4-5 आवर्स एवरी डे. जी. दूसरी बात कि आपको ऑल्सो आई थिंक एग्ज़ाम्स आते आते बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं कि मैं अच्छा करूँगी नहीं करूँगी. एंड आई थिंक अगर आपने पढ़ाई कर ली है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है जो सिलेबस में है, तो आपको अपने आप में भरोसा करना चाहिए और भगवान पे छोड़ देना चाहिए. मेरा एक मोटो रहा था सारे एग्ज़ाम से पहले, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता. और मैं उस पर ही टिकी रही. तो जब मेरे रिजल्ट आए तो मैं बहुत ही खुश थी कि मैंने एंड में अपने आप को स्ट्रेस नहीं करा. आप अपने आप को स्ट्रेस करते हो तो एग्ज़ाम में नर्वस फील होता है और आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो पाती. आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हो और मैंने सुना है रिया, तो ये सब बातें ख़त्म हो जाएंगी तो 2 लाइनें हमें ज़रूर सुनाइएगा. और माता पिता के लिए क्या सलाह है कि वो इतना स्ट्रेस करते हैं तो वो कैसे सपोर्ट करें HSC स्टूडेंट को? पर्सनली मेरे मम्मी पापा ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे थे. उन्हें दिख रहा था कि मैं खुद पढ़ रही हूँ काफ़ी, और एक्चुअली वो मुझसे कह रहे थे कि तुम ब्रेक ले लो बीच बीच में, क्योंकि मैं भूल रही थी ब्रेक लेना. एंड हाँ, आई थिंक ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पे, स्पेशली स्कूल को लेके.
मेरा जो स्कूल था उसमें कोहोर्ट काफ़ी मिक्स था, कुछ बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे और कुछ नहीं थे जी। तो अगर ऐसा भी होता है ना कि अगर थोड़े नॉन पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो आपका मार्क नीचे जाता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। तो आई थिंक स्कूल्स और पढ़ाई के लेके पेरेंट्स को थोड़ा और रिलैक्स्ड रहना चाहिए और वही भरोसा करना चाहिए बच्चे को, और फोकस में रहना चाहिए, अपना फोकस कभी नहीं हटाना चाहिए। बहुत अच्छी आपने सलाह दी बच्चों को। नाउ वी गो बैक टू नील। आप जी चलिए ठीक है भाई, वो भी ज़रूरी है श्रोताओं। तो एक ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं HSC अचीवर से, और जो बहुत अहम सवाल था वो मैं पूछना भूल गई। सब बच्चों से जल्दी से पूछना चाहूँगी कि आपकी हॉबीज़ क्या है और इंडियन कल्चर को आप कैसे देखते हैं, और ये भी बताइए हमें कि आप देश और समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो नील के पास आते हैं। पहले तो वो क्वेश्चन जो आप सबसे पहले पूछा था कि क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, और बाकी प्रश्नों का भी जवाब दें। It was the last question or this? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या पूछा था रिया, कि माता पिता जो है वो उनके लिए आपका क्या संदेश है, कैसे सपोर्ट करें, या फ्यूचर HSC स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या संदेश है? I would say there's like this common trend that people tend to neglect their extracurriculars just for extra time to study, but I think that's kind of wrong. Like I don't think you need to maximize the amount of time you have to study. You can, if anything, having more extracurriculars will help you naturally time manage and be more efficient. Another thing is that your HSC won't be perfect. There'll be times where you will get marks that you don't expect and be sad about, but you always have to keep going and keep your head up. You always have to be resilient.
बहुत बढ़िया आपने कहा, बहुत अच्छी बात की। और माता पिता कैसे सपोर्ट करें? पेरेंट्स जो हैं उनको, आपके पेरेंट्स क्या प्रेशर डाल रहे थे या वो स्ट्रेस में थे? I put like a lot of pressure on myself, so I don't think my parents need to. अच्छा, पेरेंट्स ज़्यादा चिल थे और आप खुद का प्रेशर आपके ऊपर था। But maybe encourage this child to maybe go out for a walk, to do some more stress relieving activities, because the HEC is extremely stressful. जी. Sometimes just going out for lunch or that's it. हाँ, और जैसा आपने कहा दोस्तों के साथ समय बिताएं। तो ये जल्दी से बता दीजिए, देश और समाज के लिए आप क्या करना चाहते हो? इफ यू इन फ्यूचर डू यू वांट टू डू समथिंग फॉर कम्युनिटी? डू यू हैव एनी ड्रीम टू टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री? एनीथिंग लाइक दैट? I guess I'm pursuing volunteering right now. I guess that's some sort of contribution to the community. बहुत बढ़िया, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आदित्य, आप क्या कहना चाहोगे? वो पेरेंट्स के और बच्चों पेरेंट्स के बारे में भी, HSC के जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या संदेश है? मेरे हिसाब से आपको पहले तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक अभी तो वो तो हो चुका होगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट्स जो आप चूज़ करो वो एंजॉय करो, आप मन लगा के पढ़ पाओ। और आई थिंक पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बस क्या होना चाहिए कि आप बस हमेशा उधर अवेलेबल रहें बच्चों के लिए, कि हेल्प सपोर्ट करने के लिए। तो आई थिंक मेरे लिए ये काफ़ी होता है कि कुछ भी चाहिए हो तो पेरेंट्स हमेशा थे हेल्प करने के लिए, पूछने के लिए, जवाब देने के लिए कि ये क्या करूं, अब क्या करूं, और ये ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। तो आई थिंक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है। और आई थिंक उनको इन दी एंड HSC आपका बस एक ही वो है, एक ही एग्ज़ाम, मतलब एक ही सेट ऑफ एग्ज़ाम्स है आपका लाइफ में आगे जाने के। और बहुत सारे डिफरेंट रास्ते हैं, बहुत सारे, मतलब मैंने सुना है लोग टेफ पे जाके एक डिप्लोमा कर लेते हैं 1 साल का, फिर सीधा यूनी के कोर्स में चले जाते हैं जो उनको नहीं मिला होता तो बहुत सारे रास्ते हैं आपके ड्रीम आगे जाने के, बहुत सारे रास्ते होते हैं। बहुत अच्छी बात। और इंडियन कल्चर के बारे में क्या सोचते हो आप? कैसे आगे ले जाएंगे कम्युनिटी और देश के लिए क्या करना चाहते हो? अभी कल्चर के तो हम तो वैसे तो हमारा फैमिली में मंदिर और ऐसे जाने का है, बहुत हम करते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, उधर भी वॉलंटियरिंग और हेल्प आउट करते हैं। तो आई थिंक अभी तो वही है, आगे जाके पता नहीं क्या होएगा, जो भी हमें नहीं, आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। व्हाट डू यू थिंक नील? I feel like इंडियन कल्चर आपको कैसा लगता है और कैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे? I think this might be a bit too abstract, but I feel like just being Indian in general it serves as a continuance of Indian culture, because whenever you interact with anyone outside of from the subcontinent, they're always going to naturally develop a perspective on you, and if you continue to maintain, I think ये बहुत अच्छी बात आपने कही। Being Indian is itself, promoting. रिया, आप क्या कहना चाहोगे जल्दी से? मैं पर्सनली खुद भजन गाती हूँ और सुंदरकांड और पूजा। तो 2 लाइन सुना दीजिए क्योंकि समय है नहीं हमारे पास, जल्दी से सुना दीजिए और फिर हम खत्म करते हैं। जी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बहुत बढ़िया। और इसी से आप इंडियन कल्चर प्रमोट कर रहे हो। कम्युनिटी और देश के लिए क्या करना चाहोगे? आई होप कि ऐसे अटेंड करते करते मैं और लोगों को भी इंस्पायर करूं और लाइक माइंडेड लोगों से मिलूं जिनसे हम आगे बढ़ते जाएं। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, रिया शर्मा, आदित्य शंकर, नील श्रीवास्तव और एलिना बीर का, जो हमारे स्टूडियो में आए, हमसे इतनी अच्छी बात की और हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट किए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपकी जो भी नॉलेज आपने हमें दी। Thank you so much. Every Sunday from 10, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 10 से 11 बजे तक। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी mसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। प्लीज़ अपने ईमेल और व्हाट्सएप से हमें जानकारी दीजिएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा। चलिए सुंदर से मराठी प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद, नमस्कार एंड मैरी क्रिसमस। जय कन्हैया।